बच्चों, मैं प्रिया राठौर विथआउट ई आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 13। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई इम्पॉर्टेंट है थोड़ी चीज़ें, ये चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। चैप्टर फ्लो आपको पता ही था, और लेक्चर फ्लो में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं, 2 प्रकाश तंत्र जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश तंत्र के वर्णक तंत्र, और उसके बाद चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरीकरण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज जो हमें देखनी है वो ये ग्राफ है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। कुछ ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी ग्राफ है। देखो हमने क्या किया, हमने विभिन्न प्रकार के वर्णक देखे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल। ठीक है, ये सारे हमने वर्णक देखे, और फाइकोबिलिन्स। अभी क्या है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन सा, हम जो क्लोरोफिल ए को इतनी इज्जत दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें ये ग्राफ बताता है। देखो साइंस में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती कि हमारी मर्जी है तो उसको वीआईपी बना देंगे, हमारी मर्जी है तो उसको बोल देंगे कि चल चल तेरा तो कोई काम नहीं है ना। ऐसा नहीं कर सकते, सब कुछ प्रैक्टिकली प्रूवन होता है, यानी कि सब कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में प्रूव किया हुआ है। ऐसे ही क्या हुआ कि हमने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पे मैंने तो क्या भाई साइंटिस्ट ने बनाया है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर ग्राफ, या स्पेक्ट्रोमीटर होता है एक मापी होता है जिससे हम प्रकाश की विभिन्न किरणों को जो है वो मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, तो हमने क्या स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके एक स्पेक्ट्रोग्राफ लिया और उससे ये ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को हम कहते हैं अवशोषण ग्राफ। अब ये अवशोषण ग्राफ क्या होता है प्यारे बच्चों? एक तो होता है अवशोषण और दूसरा होता है एक्शन ग्राफ। ठीक है, क्रियात्मक वर्णक प्रदर्शन। अब ये अवशोषण को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ग्राफ क्या होता है? हमने क्या किया, विभिन्न जो हमारे क्लोरोफिल हैं वो किस प्रकाश तरंगदैर्घ्य को, आपको प्रकाश पता है प्रकाश का सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि जिसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, जो 7 रंग है विबग्योर, वही क्या होते हैं क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि इतने सारे क्लोरोफिल है, हम क्लोरोफिल ए को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने क्या किया, विभिन्न क्लोरोफिल कौन कौन सी लाइट को अवशोषित करते हैं उसका एक ग्राफ बनाया, और उसके लिए हमने स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको लाइट ब्लू सा दिख रहा है, लाइट ब्लू सा, ये क्लोरोफिल ए है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है वो क्लोरोफिल बी है। उसके बाद आपको जो येलोइश दिख रहा है वो कैरोटिनॉइड्स है, उसमें जेंथोफिल भी आ गए आपके और कैरोटीन भी आ गया। ठीक है, फाइकोबिलिन सब कुछ आ गए। तो यहाँ पे 3 का ग्राफ बना है। आपसे पूछ ले इस अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है? वर्ण क्रम का मतलब होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम। तो विभिन्न प्रकार के, ये लिखना है आपको, लिख लीजिए कहीं, विभिन्न प्रकार के वर्णकों द्वारा अवशोषित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को प्रदर्शित करने वाला स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है कि कौन सा क्लोरोफिल कौन सी लाइट को ज्यादा अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हम क्या बता रहे हैं, यहाँ हरित लवक की अवशोषण की दर बता रहे हैं, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की हमने वेवलेंथ ले रखी है, यानी तरंगदैर्घ्य, वही विबग्योर वाली है ना। सबसे पहले बैंगनी, बेनिया, पीनाला पूरा, यहाँ पे रेड है, इधर बैंगनी है सबसे फर्स्ट। तो जब हमने देखा तो हमने देखा कि क्लोरोफिल ए देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे हाई है, यानी कि ये वाली लाइट को सबसे ज्यादा कौन अवशोषित कर रहा है? क्लोरोफिल ए कर रहा है। अब वापस नीचे देखो, ये नीचे हो गया ब्लू लाइन, और ऊपर जाके वापस रेड लाइट, जो यहाँ पे रेड एरिया आता है लाइट का, देखो ये बैंगनी है तो ये लास्ट वाला रेड होगा, है ना। विबग्योर से हम अगर देखेंगे तो ये वाली रेड लाइट का एरिया है। तो यहाँ पे देखो फिर से इसने पीक ले लिया, मतलब क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा ब्लू लाइट और रेड लाइट को अवशोषित करता है। ठीक, अब दूसरा देखो, दूसरा है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी देखो थोड़ा सा ब्लू से इधर है, लेकिन इसकी पीक बहुत ज्यादा है। तो क्लोरोफिल बी भी अवशोषित करता है, और ये भी वही एरिया, यानी कि बैंगनी नीले से रिलेटेड एरिया को, ज्यादा तो यहाँ पे नीला आएगा। ठीक है, क्योंकि बेनी आ होता है,
तो यहाँ पे आसमानी नीला कलर आएगा। तो ये वाली जो है ये भी हम कह सकते हैं कि बैंगनी नीले से लेकर इधर देखो रेड पे इसकी कम है, रेड पे थोड़ा ये कम है, रेड इतनी अवशोषित नहीं कर रहा, लेकिन एक पीक तो है अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो। और कैरोटिनॉइड्स को देखो, ये सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, यानी कि वही बैंगनी से आप मान लो विबग्योर में कि बैंगनी से नीला नारंगी वाला एरिया जो है वो कवर कर रहे हैं। तो हमें इस अवशोषण वक्र से ये पता चला स्पेक्ट्रम से कि जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू और रेड को ज्यादा अवशोषित करता है, इसी तरह क्लोरोफिल बी भी ब्लू और रेड को अवशोषित करता है। लेकिन हम क्लोरोफिल ए को यहाँ पे मेनली देखना चाहते हैं, तो हमने कहा कि क्लोरोफिल ए ब्लू यानी कि नीला और लाल को जो है वो क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा अवशोषित कर रहा है, रेड लाइट को और ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा अवशोषित कर रहा है, क्योंकि यह अवशोषण वक्र है। अब दूसरा वक्र हमने निकाला, फोटोसिंथेसिस किस में ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं क्रियात्मक वक्र यानी कि एक्शन ग्राफ। एक्शन का मतलब कोई काम, अब हमारे यहाँ पे एक्शन है क्या, हमारा मतलब तो प्रकाश संश्लेषण से, तो हमारी एक्शन तो वही है, क्रिया क्या है हमारे यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और पानी बनता है। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया जिसमें हमने एक तरफ तो ऑक्सीजन ले ली, जितनी ऑक्सीजन ज्यादा बनेगी हम ये कह सकते हैं कि उतना प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, है ना। बच्चों को ये कंफ्यूज करता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर भी लिखी है और ऑक्सीजन मुक्त होने की दर भी लिखी है, इसका क्या मतलब है। भाई प्रकाश संश्लेषण में ही तो ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है, तो चाहे मैं बोलूं कि ऑक्सीजन कितनी ज्यादा बन रही है, तो ऑक्सीजन जितनी ज्यादा बन रही होगी प्रकाश संश्लेषण भी उतना ही अधिक हो रहा होगा। तो यहाँ पे तो प्रकाश संश्लेषण की दर है और यहाँ पे जो है वही वेवलेंथ है, यानी कि वही विबग्योर वाली पूरी लाइन है ना, वायलेट से लेकर रेड तक, यहाँ पे भी यही है, वायलेट से लेकर रेड तक, बैंगनी से लेकर लाल तक, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ अधिक हो रहा है, तो जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक होगी। तो यहाँ पे भी देखो दो जगह पीक मिल रहे हैं हमें, ऊंचाई दो जगह मिल रही है, एक तो इस जगह पे, ये कौन सा एरिया है, वही ब्लू वाला एरिया है ना, बैंगनी से ब्लू वाला एरिया मान लो, इधर ये यहाँ पे पीक मिल रही है, ये कौन सा एरिया है, ये वही लाल वाला एरिया है। तो हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो भी नीले यानी कि ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा अधिक होती है। अब इन दोनों ग्राफ को अगर हम कंपेयर करें, क्या कहा हमने, प्रकाश संश्लेषण का जब हमने एक्शन ग्राफ बनाया कि प्रकाश संश्लेषण कौन सी लाइट में ज्यादा हो रहा है, तो हमें पता चला कि वो भी ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा हो रहा है, और ये जो क्लोरोफिल ए है वो भी ब्लू और रेड को ही क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा अवशोषित कर रहा है। तो लोगों का, जो साइंटिस्ट थे उनका दिमाग चमका कि यार कहीं इस क्लोरोफिल ए का कनेक्शन इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को बढ़ाने में तो नहीं है, और ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट ग्राफ देखो, ये देखो, अब ये जो ब्लैक लाइन है ये किसकी है, ये वो अवशोषण ग्राफ है, ये वाला, ये, और ये जो क्लोरोफिल ए की ब्लू लाइन है, बाकी सब लाइंस को हमने हटा दिया, हमें क्लोरोफिल ए चाहिए था, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, इंपोज कर दिया। तो एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये देखो, ये ब्लैक वाली लाइन तो हो गई अवशोषण वाली, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर, और ये ब्लू लाइन हो गई क्लोरोफिल ए की। तो देखो इसका क्लोरोफिल ए का पीक यहाँ पे है तो प्रकाश संश्लेषण भी अधिक हो रहा है, क्लोरोफिल ए का पीक यहाँ पे, पीक का मतलब सबसे ऊंचा अवशोषण यहाँ पे है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर यहाँ पे हो रही है। तो हमने ये निकाला कि क्लोरोफिल ए नीले व लाल रंग का अवशोषण अधिक करता है नीले व लाल में ही प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है।
ये बात आपको याद रखनी है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए किस तरंग दैर्ध्य पे प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, नीले और लाल पे। किस तरंग दैर्ध्य को क्लोरोफिल ए अवशोषित करता है, नीले और लाल पर। प्रकाश संश्लेषण की दर कौन से पर्णहरित में ज्यादा होती है, क्लोरोफिल ए। इसीलिए हम क्लोरोफिल ए को जो है सबसे ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, यही है। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक पर्णहरित भी कह रहे हैं, क्योंकि सभी पौधों में ये मौजूद है सिवाय बैक्टीरिया के। ठीक है, ये बात, ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। बस यही ग्राफ ये समझा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गई इस ग्राफ की। अच्छा, एक और चीज, एक साइंटिस्ट थे जो आपकी बुक में नहीं दे रखा, इमर्सन। इसको समझ लो, शायद ये दोबारा कहीं आए ना, ये इसी से रिलेटेड। इमर्सन ने क्या करा, ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे तरंगदैर्ध्य बढ़ाई और प्रकाश संश्लेषण की दर देखी। तो उन्होंने देखा कि जब ब्लू लाइट से हम तरंगदैर्ध्य बढ़ाते हैं, ब्लू लाइट से जब हम तरंगदैर्ध्य बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। लेकिन जब हम 680 म्यू, आपको ये बता चुकी हूं मैं कि ये जो हमारा विबग्योर होता है वो कहां से होती है, हम एक रेंज लेते हैं कि 300 से 700 के आसपास होती है ना, नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य। तो इन्होंने देखा कि जब प्रकाश संश्लेषण की दर को 680 से ऊपर बढ़ाया जाता है, 680 मतलब कि ये 700 के आसपास आ गया, रेड के आसपास। तो उन्होंने देखा कि जब 680 से कम तरंगदैर्ध्य देते हैं, कम तरंगदैर्ध्य हम जब देते हैं, 300 से 600 के बीच में तरंगदैर्ध्य देते रहते, तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ता रहता है। लेकिन जब हम 680 के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि रेड के ऊपर चले जाते हैं या रेड के आसपास चले जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और उसे उन्होंने कहा रेड ड्रॉप इफेक्ट। इसको याद कर लो, रेड ड्रॉप प्रभाव। क्या प्रभाव है ये भाई, इसके नाम में ही है प्रभाव, कि साइंटिस्ट इमर्सन ने कहा कि जब हम 680 से कम तरंगदैर्ध्य देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, परंतु 680 से अधिक तरंगदैर्ध्य देने, यानी कि लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण जो है वो घटने लगता है, तो एक ड्रॉप आ जाता है। आप रेड कलर से ऊपर जाते ही एक गिराव आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण में, उसको कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो उन्होंने इसका ये सजेशन दिया कि आपको नीली और लाल लाइट मिला के प्रकाश संश्लेषण अगर आप कराओगे, तब आपको क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दर मिलेगी। और वो क्यों, क्योंकि नीले और लाल में ही प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक हो रहा है। ठीक है, इसको बस याद रख लेना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में कहीं दे नहीं रखा है इसे। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण शुरू हो रहा है, एक रिएक्शन हम लिख चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण में 2 स्टेप्स होते हैं, पहला प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, पहली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हिल प्रक्रिया भी कहते हैं। अब देखो, साइंटिस्ट के नाम और रिएक्शन, इसकी भरमार आने वाली है इस चैप्टर में। किस रिएक्शन को किस साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। आपको हिल के नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है, आपको प्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है, आपको प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया के नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है। हक है, वो विवाह का गाना है ना, मुझे हक है, यहाँ पे सब हक है इसको पूछने का। दूसरी है रासायनिक अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये भी रासायनिक है लेकिन ये कैसी है, अप्रकाशिक है। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। इसको केल्विन चक्र भी कहते हैं, है ना, इसी को हम C3 साइकिल भी कहते हैं, इसी को हम कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहते हैं, बहुत नाम है। ठीक है, अभी देखेंगे जैसे जैसे चलेंगे आगे की तरफ। इसी को हम केल्विन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के बहुत और भी नाम हैं जो धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे हम पढ़ेंगे। ब्लैकमैन भी है, बहुत नाम है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको उलझाऊंगी नहीं। तो 2 अभिक्रियाएं हैं और इसका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होगी, तो प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रट लेना इनको, और स्ट्रोमा लेमिला में होती है। स्ट्रोमा लेमिला क्या होती है ये मैं पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ जब हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। और
केल्विन रिएक्शन कहाँ होती है? केल्विन रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, ओनली इन स्ट्रोमा। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें क्या बनता है? इसमें एटीपी, NADPH2 और ऑक्सीजन बनता है और इसमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात कर लेते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की। इस क्रिया में वर्णकों द्वारा प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करके एटीपी और NADPH के रूप में संचित किया जाता है। अगर आपको कहीं NADPH2 लिखा हुआ मिले, कोई गलत बात नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूं। किसकी बात कर रहा है ये? प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया, इसका मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया की बात कर रहा है। क्या होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में? अभी जस्ट मैं पिछले बोर्ड पे बोल के आई हूं, NADPH2, ATP और ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। ठीक है, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम, अभी पीछे लिख के आई हूं, होती है। इस क्रिया की निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब ये समीकरण आप लिख लेंगे क्योंकि आपकी बुक में ये दे नहीं रखी है। क्या समीकरण है? क्या होता है इस अभिक्रिया में? कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशिक अभिक्रिया की क्या रिएक्शन होती है? तो इसमें आता है 12H2O। देखो, जिनको याद हो जाए ये रिएक्शन अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई लोड नहीं लेना, ये लाइन लिख दो बस। ठीक है, ये उनके लिए जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। H2O क्योंकि NCERT में नहीं दे रखी, 12H2O मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पे हमें 12 NADP होता है पहले से ही स्ट्रोमा में और लेमिला के अंदर, प्लस ADP मौजूद होते हैं। ADP होते हैं 18। ये मिलके एक रिएक्शन, वही H2O का अपघटन होता है, NADP पड़ा होता है, ADP भी पड़ा होता है, उससे मिलने के बाद 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 12 NADPH बनता है ना, क्योंकि NADPH2 बनाना है, NADPH2 NADPH। ठीक है, ये ADP है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाती है, और 18 ADP होते हैं तो उससे 18 ATP बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देखेंगे। देखो, ADP में एक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो देखो ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनिन डाइफॉस्फेट। इसमें 2 फॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट। इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो ATP बन जाता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और हम इसको देखेंगे, अभी ये रिएक्शन लिख दो। तो ये अभिक्रिया होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। ये ऐसे ही नहीं हो गई जैसे मैंने लिखी है, इनके कुछ स्टेप्स हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हमें जो बात करनी है कि प्रकाशिक अभिक्रिया मैंने कहा ऐसे ही नहीं होती। प्रकाशिक अभिक्रिया में 2 प्रकाश तंत्र काम में आते हैं। ठीक है, हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के अवशोषण के लिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में 2 प्रकाश कर्म या प्रकाश तंत्र कार्य करते हैं। ठीक है, प्रकाश कर्म बोलूं, किसी बुक में कर्म लिखा हुआ है, किसी में तंत्र लिखा हुआ है, ये दोनों ही एक ही चीजें हैं। फोटोसिंथेटिक सेंटर्स या फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स। ठीक है, ये 2 प्रकार के हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? जिन्हें प्रकाशिक तंत्र 1 और प्रकाशिक तंत्र 2, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। पर ये नंबर 1 और नंबर 2 इनके काम के हिसाब से नहीं है, ये इनकी खोज के हिसाब से। जो पहले खोजा गया था उसको 1 दे दिया, जो बाद में खोजा गया उसको 2 दे दिया, लेकिन दूसरा वाला ज्यादा काम का है, काम यही करेगा, यही यहां से शुरू होगा काम। ठीक है, इस बात को सुन लेना। सेकंड से फर्स्ट में जाएगा जो भी जाएगा, अभी देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। नाम है इनके, ठीक है, 1 और 2 खोज के हिसाब से। चलो, अब ये है क्या ये सुनो। पहला है प्रकाश तंत्र 1। प्रकाश तंत्र 1 को कहते हैं PS1, फोटो सिस्टम 1। लिख दूं हिंदी में भी, प्रकाश तंत्र 1, लेकिन मैं अब PS1 ही लिखूंगी हमेशा, फोटो सिस्टम 1। और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। अब इस बात को समझते जाना और हो सके तो लिखते जाना।
क्या होता है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ये सुनो। दोनों फोटो सिस्टम की संरचना समान है। दोनों में क्या होता है, एक तो हमारे पास ऐसी लंबी सी एक रोड जैसी संरचना होती है। अब आपको लगेगा मैं पता नहीं क्या बना रही हूं, लेकिन ये ऐसा ही है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा हुआ स्ट्रक्चर है किसका, फोटोसिंथेटिक सिस्टम का, है ना, सिस्टम का। लेकिन आपको ये चाहो तो बना लो, बुक में नहीं है। ये ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ बीच में खंबा और उसके 2 पंख लगे हुए हैं। अब ये जो पंख है ना, इस पंख को हम बोलते हैं LHS। LHS क्या है, LHS का मतलब होता है, मैं कहीं लिख दूं इनकी छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे लिख दूं। LHS का मतलब क्या होता है, स्टार लगा के लिख देती हूँ इनकी फुल फॉर्म, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, एंटीना या एंटीनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या होता है इसमें, ये सुनो। LHS में क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, चाहे तो इसको लिख दो हिंदी में, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, बहुत सारे वर्णक होते हैं। कौन से वर्णक, जो हमने लिखे, कौन कौन से वर्णक थे, क्लोरोफिल A B C D, जो भी इसमें है, और हमारे कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल, ये सब फाइकोबिलिन्स भी। साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर, पर्णहरित होते हैं सारे, पर्णहरिम सारे के सारे, ABCD जो भी है। और क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि मेन यही चीज है जहां से लाइट आनी है। अब बीच में क्या होता है, एक अभिक्रिया केंद्रक होता है, अभिक्रिया केंद्र, क्योंकि मेन अभिक्रिया का केंद्र यही है। इस अभिक्रिया केंद्र में क्लोरोफिल A होता है। दोनों की बात कर रही हूं, अभी मैं कॉमन बात कर रही हूं, सुन लेना, ठीक है। ये क्लोरोफिल A वैसे तो ऐसा होता है 2 मॉलिक्यूल में, लेकिन ये है एक ही अणु, इसकी 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, जो आपस में जुड़ी हुई है। ये क्या है, क्लोरोफिल A। दोनों प्रकाशिक फोटो सिस्टम में ये संरचना पाई जाती है कॉमन फॉर्म में, ठीक है। क्या है फोटो सिस्टम 1, ये फोटो सिस्टम 1 वो है जो लाइट को यूज करके अभी हमें ATP और NADPH2 बनाएंगे, है ना। अब लाइट रिएक्शन मैंने कहा इतनी इजीली नहीं हो रही है, उसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए। पहले ये दोनों सिस्टम चाहिए, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 की कॉमन संरचना अभी हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसी होती है जिसमें यहाँ पे LHS होते हैं, यानी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी कि यूनिट होती है। बीच में एक कॉलम होता है जिसमें क्लोरोफिल A होता है, दोनों के अंदर। दोनों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सिस्टम में अभिक्रिया केंद्र कौन होता है, दोनों सिस्टम में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल A। बाकी क्लोरोफिल A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और दूसरे जो वर्णक है, हमने कहा ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे लिए VIP कौन है, क्लोरोफिल A, तो उसको सेंटर में रखना है, याद रह जाएगा। जब इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसको चीफ गेस्ट के रूप में बिठाएंगे ना, तो चीफ गेस्ट के रूप में हमने इसको यहाँ बिठा दिया है। बाकी सारे वर्णकों को साइड में डाल दिया है कि तुम चलो उधर बैठो सीट पे, हम चीफ गेस्ट को स्टेज पे बिठाएंगे। तो ये है अभिक्रिया केंद्र। अब लाइट जब आती है, ये लाइट आ रही है ना, इसको क्या कहते हैं, ये है LHS बता दिया। इसमें ये जो क्लोरोफिल A के छोटे छोटे अणु है ना, उनको हम क्वांटोसोम भी कहते हैं। तो आपको कहीं बुक में लिखा हुआ मिले क्वांटोसोम क्या होता है, तो ये क्वांटोसोम यही है, इनका सबका समूह, सारे क्लोरोफिल का जो ग्रुप है उसको क्वांटोसोम कहते हैं। यहां पे एक होता है अभिक्रिया प्राथमिक ग्राही, प्राथमिक ग्राही, प्राइमरी सेंटर। इंग्लिश में से बोलती जा रही हूं, आप चाहे तो लिख दें, इसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, RCB नहीं, RC रिएक्शन सेंटर, और ये है प्राइमरी एक्सेप्टर, PA। ठीक, अब सुनो, ये नॉर्मल संरचना है। अब क्या होता है, ये सब अब हम इसको डिटेल देख रहे हैं। यहां पे ये जो क्लोरोफिल के सारे मॉलिक्यूल हैं वो कुछ ऐसे पड़े रहते हैं, और बीच में होता है हमारा कौन,
हमारा हीरो क्लोरोफिल ए। बाकी ये अरे गहरे तुच्छे टाइप के लोग, ठीक है, इसके लिए क्लोरोफिल ए के लिए। इसमें कुछ प्रोटीन्स भी हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, पर्णहरित सारे और प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाइट गिरती है, इधर भी सेम कहानी होती है। यहाँ पे भी बीच में कौन रहेगा, देखो कॉमन चीजें मैं दोनों में बना रही हूं, अंतर मैं आपको बताऊंगी अभी क्या है। इसको 1 क्यों कह रहे हैं, इसको 2 क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे भी लाइट गिरेगी, है ना, प्रकाश। ये क्या है भाई, ये प्रकाश है, लाइट, सनलाइट। अब यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी कौन है, क्लोरोफिल ए। ठीक, क्या होता है जब लाइट जैसे ही गिरती है तो लाइट को अवशोषित कौन करेगा, क्लोरोफिल अवशोषित करेगा, है ना। क्लोरोफिल कहाँ है, ग्रेना में। ये सारी बातें हम कहाँ कर रहे हैं, ग्रेना के अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि लाइट रिएक्शन ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिला में होती है। इस बात को भूलना नहीं है। किसके अंदर की बातें हो रही है, ये ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला क्या था भाई, दोनों ग्रेना को जोड़ने वाला जो कनेक्शन था वो स्ट्रोमा लेमिला था, ठीक है। अब सुनना, जैसे ही लाइट आती है तो इसके ये जो सहायक है, जो LHS है, लाइट हार्वेस्टिंग, क्योंकि लाइट को यही ला रहे हैं, क्लोरोफिल ए तो बैठ गया है VIP बन के। ये सारे जो आसपास के अणु हैं, किसके अणु, पर्णहरित के जो अणु है, क्लोरोफिल बी के, क्लोरोफिल ए के, क्लोरोफिल सी के, क्लोरोफिल डी के, जेंथोफिल के, कैरोटेनॉइड्स के, सारे, इन सबको हम कॉमन फॉर्म में क्या कहते हैं, क्वांटोसोम। ये वर्ड आपके NCERT में लिखा हुआ है, क्वांटोसोम कहते हैं इन सबको कॉमनली फॉर्म में। ये क्या है, ये हमारा अभिक्रिया केंद्र है सेंटर में, ठीक है। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, अब क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है तो ये सारे अणु ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और कोई भी ऊर्जा अवशोषित करेगा, मैंने आपको कहा वाइब्रेट होगा। अब इनमें क्या एनर्जी बढ़ जाती है, तो एनर्जी से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, ये एनर्जी किसको पास कर देते हैं, ये एनर्जी क्लोरोफिल को पास कर देते हैं, क्योंकि मेन लीडर तो क्लोरोफिल ए है। हमने कहा प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए ही करेगा, तो ये कहते हैं हमारी बस का तो खेल है नहीं, ये जो ये कर रहा है अच्छे से उसको काम दे दो, हम हेल्पर बन जाएंगे। तो ये सब हेल्पर है, ये सब अपनी ऊर्जा जो इनको लाइट मिल रही है ना, सनलाइट जो मिल रही है, दिन के समय हो रही है ये अभिक्रिया, ये भी पता होना चाहिए, है ना। ये सारी लाइट इनको दे देगा, इसको सारे ये जितने भी है यहाँ पे, ये भी ऐसे ही करता है, सारी लाइट इधर। अब इसके पास लाइट का भरमार हो गया है। अब क्या होगा भाई, वही मैंने कहा, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी कंपाउंड उतना अनस्टेबल हो जाता है। ये बात मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, केमिस्ट्री का रूल है। क्लोरोफिल ए के पास दुनिया भर की एनर्जी आ गई है, अब ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल होके एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होके अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। वैसे तो 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अभी समझ लो इतना, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके पास, किसके पास जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, जो हमारा यहाँ पे कौन बैठा है, कौन बैठा है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, ये कौन है, ये है प्राथमिक ग्राही। प्राथमिक ग्राही को दे देते हैं। अब आप बोलेंगे कहानी तो दोनों में सेम ही थी। अब ये प्राथमिक ग्राही आगे काम करता है, वो हम आगे के उसमें देखेंगे। ये प्राथमिक ग्राही इस इलेक्ट्रॉन को और दे देता है, फेरेडॉक्सिन को, है ना, प्लास्टोक्विनोन को, वो सारी कहानी अभी हम देखने वाले हैं। अभी तो सिर्फ यही बात करनी है, PS1 और PS2 में अंतर क्या है। अब ये दोनों कहानियां तो आपको सेम लग रही है। अंतर ये है, पहला अंतर कि PS1 में जो क्लोरोफिल ए होता है वो उसको उत्तेजित होने के लिए 700 नैनोमीटर तक की क्या चाहिए,
तरंग दैर्ध्य चाहिए। किसको? क्लोरोफिल ए को, इसका क्लोरोफिल ए। जबकि क्लोरोफिल इसका वाला जो क्लोरोफिल है वो 680 नैनोमीटर पर ही क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। ये अंतर है मेन, और भी है पढ़ेंगे, मेन ये अंतर है। ठीक है, अब क्या अंतर है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस PS1 को, जो क्लोरोफिल ए है अभिक्रिया केंद्र, उसको उत्तेजित होने के लिए 700 नैनोमीटर चाहिए। अब इसी को अगर मैं ऐसे बोलना चाहूं कि PS1 का क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर पर, PS1 को, क्लोरोफिल ए को 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करता है, तो बात गलत नहीं है भाई, अवशोषण तरंगदैर्ध्य का ही कर रहा है, और इसको उत्तेजित होने के लिए भी 700 नैनोमीटर चाहिए, जितनी चाहिए ये उतनी अवशोषित कर रहा है। अब ये डायरेक्टली अवशोषित तो कर नहीं रहा, कौन दे रहे हैं इसको? ये सब। और ये कितने में उत्तेजित हो जाता है? सस्ता खिलाड़ी 680 पे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है ना, इसकी वैल्यू कम है लेकिन काम यही आने वाला है मेन। चलो ठीक है, समझ में आया PS1 और PS2 क्या होते हैं, क्या है दोनों में। PS1 में भी वही कहानी है, PS2 में भी है, अंतर सिर्फ 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर का है। ठीक, चलो आगे बढ़ो, अब पढ़ाओ, देख लो। प्रकाश तंत्र सेकंड में पर्णहरित ए को विभिन्न रूप पाए जाते हैं, इनमें से एक क्लोरोफिल अणु ए 680 नैनोमीटर भी 680, अच्छा इसका नाम ही 680 कर दिया है, 680 कह देते हैं इसको, क्लोरोफिल ए 680 कह देते हैं, जिससे P60 680 भी कहते हैं। यह अभिक्रिया केंद्र का कार्य करता है। प्रक्रिया केंद्र बोलूं, अभिक्रिया केंद्र बोलूं, इंग्लिश नाम मैं बोल चुकी हूं रिएक्शन सेंटर, RC। अब इसको अभिक्रिया बोलूं या प्रक्रिया बोलूं या कुछ भी बोलूं, ये केंद्र है। ठीक है, और PS1 किसका करेगा? जबकि प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश तंत्र 1 में क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करता है। अच्छा, ये बात हमने कर ली। और हमने क्या कहा कि अन्य सभी क्लोरोफिल अणु जो मैंने कहा वो LHS में प्रेजेंट है साइड में, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके अभिक्रिया केंद्र कौन है? क्लोरोफिल ए। ये भाई पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करने में एंटीना का कार्य करता है। एंटीना क्या है? LHS, वहां लिख दिया है मैंने, देखो इधर, एंटीना, एंटीनी, जो भी आप बोलो दोनों सेम है। ठीक है, एंटीना, क्योंकि एंटीना स्पेलिंग दोनों की सेम ही रहेगी, एंटीना एंटीनी की। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो डायग्राम है ये वाला, ये बुक में भी बना हुआ है, एक ही बना हुआ है, पर ये हमने दो अलग अलग बनाए क्योंकि मुझे बताना था कि ये दो अलग अलग है। अंतर तो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये एक टॉपिक है। हालांकि एनसीईआरटी में इसको अलग से 2-3 टॉपिक निकलने के बाद दिया है, लेकिन अभी समझ लोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें PS1 पहले और PS सेकंड पहले और PS1 दूसरे क्रम में कार्य करता है, तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। मैं अभी पढ़ रही हूं, मैं अभी समझाऊंगी। ATP तथा NADPH दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रभाव द्वारा संश्लेषित होते हैं। ये बातें ध्यान से सुनते जाना, अभी मैं सब बोलने वाली हूं। जब केवल PS1 क्रियाशील होता है, तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है और इसे फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रभाव के कारण होता है। ये एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी हुई है। अभी मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, मेरा लिख के लाने का पर्पस ये होता है कि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेन मकसद यही है। अभी हमने बात की दो सिस्टम्स की,
PS1 और PS2। अब एक अंतर हमने कहा कि एक 700 नैनोमीटर पे जा रहा है, एक किस पे जा रहा है, 680 पे जा रहा है। ठीक है, 680 पे उत्साहित हो रहा है। अब इसको और डिटेल में पढ़, देखो अब किसकी बात कर रहे हैं हम, चक्रीय व अचक्रिक की। उसके पहले एक लाइन आपको लिखनी है, जो लिखेंगे आप सभी अपनी कलम को उठाइए। पहली लाइन, PS1 या PS2 और PS1 दोनों तंत्र ग्रेना में पाए जाते हैं। अच्छा, कहीं कहीं थाइलेकॉइड भी लिखा हुआ है। अब मेरी पढ़ाई हुई बायो पे दाग मत लगाना, क्योंकि मैं क्लोरोप्लास्ट मैंने पहले वाले कोशिकांग में भी समझा दिया, इस बार आया था तब भी समझा दिया कि ग्रेना की ही एक इकाई को, ग्रेना की ही एक इकाई को क्या कहते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं, है ना। तो कहीं अगर आपको थैलेकॉइड लिखा हुआ मिले तो प्लीज मुझे माफ कर देना कि थैलेकॉइड और ग्रेना हम एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेना में पाए जाते हैं, जबकि स्ट्रोमा लेमिला हमने क्या कहा अभी कि प्रकाशिक अभिक्रिया दोनों में होती है, ग्रेना में भी होती है यानी कि थैलेकॉइड में भी होती है, और उनके बीच में जो कनेक्शंस थे जिसको हम स्ट्रोमोलेमिला कह रहे थे, दो ग्रेना के बीच में जो कनेक्शन था, कल की क्लास में बताया था। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, ये कनेक्शन, इसको स्ट्रोमोलेमिला कह रहे हैं। यहाँ पे भी लाइट रिएक्शन हो रही है। तो स्ट्रोमो या स्ट्रोमा लेमिला में केवल, ये लिख लेना बात, केवल PS1 ही पाया जाता है, PS1 ही पाया जाता है। इसमें NADPH सिंथेटेज का अभाव होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाव होता है। जबकि PS1 और PS2 जो ग्रेना में मिल रहे हैं वहां पे NADPH सिंथेसिस मिलता है, सिर्फ इसमें अभाव है। किसमें, दूसरी बात वाली में, कि स्ट्रोमा लेमिला में एक तो क्या है, सिर्फ PS1 है और इसमें NADP सिंथेसिस भी नहीं है। यहीं से चक्रीय और अचक्रीय शुरू होगा। अब चक्रीय और अचक्रीय की कहानी सुनो। चक्रीय क्या है पहले वो देखो, साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि चक्रिक प्रकाशिक अभिक्रिया, और यहां पे हम पढ़ेंगे अचक्रिक। अभी मैंने कहा कि ग्रेना में, तो ये देखो ये ग्रेना है, ये ग्रेना की एक दीवार है, चौड़ी बना रही हूं मैं, है ना, क्योंकि हमें भाई डिटेल देखना है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेना है, ग्रेना थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, आपको पता है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ना, ये थाइलेकॉइड है तो इसकी कोई मेम्ब्रेन भी तो होगी। और ये कहाँ है, ये बाहर क्या है, बाहर स्ट्रोमा है, बाहर क्या है, स्ट्रोमा, और ये थाइलेकॉइड है, ग्रेना है, ये क्या है, ग्रेना। ग्रेना की दीवार को बड़ा कर दिया है हमने, थाइलेकॉइड की दीवार को बड़ा कर दिया है ना। इस चीज को हम बड़ा करके देख रहे हैं, इस वाली, बाहर स्ट्रोमा रहेगा, तो ये स्ट्रोमा है बाहर और ये ग्रेना है। इस ग्रेना की झिल्ली है, तो झिल्ली किसकी बनी होगी, आपको पता है लिपिड की बनी होती है, कोशिका झिल्ली की तरह। सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी सबकी झिल्ली कोशिका झिल्ली जैसी होती है। यहाँ पे होता है PS1, PS2 पहले होता है, और यहाँ पे होता है PS2। ये हो गया PS2 और ये हो गया PS1, क्योंकि हमने कहा कि ग्रेना में PS1 और PS2 दोनों मौजूद होते हैं। ये रहे। अब लेमिला की बात करते हैं, स्ट्रोमोलेमिला की। तो लेमिला ये वाला, इस चीज को, ये वाली को मैं बड़ा कर रही हूं। अब स्ट्रोमा लेमिना या लेमिला,
इसमें भी यही कहानी है, इसके भी आसपास क्या रहेगा, स्ट्रोमा रहेगा। इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ PS1 होता है। क्या होता है, सिर्फ PS1। ये बात समझ में आ रही है जो वहां लिखी है? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रेना की बात कर रहे हैं। ग्रेना में एक थाइलेकोइड को हमने बड़ा किया है और स्ट्रोमोलेमिला को भी बड़ा करके यहाँ पे लिखा है अचक्री वाले में। मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है बच्चों, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये अचक्रिक है, ठीक है, ये अचक्रिक है और इसका अ हटा दो। डायग्राम इधर बना दिया मैंने। अब बात सुनना, PS1 में वही क्या कहानी है भाई, वो सेंटर होगा कौन, क्लोरोफिल ए। संरचना देख चुके हैं हम, PS1 और PS2 की ऐसी है। यहाँ पे वो सारे इसके साथी बंधु है, यहाँ पे LHS। इधर भी वही क्लोरोफिल ए होगा और पास में उसके वही हमारे जुमते जामते। जब यहाँ से लाइट आई, जब यहाँ से लाइट आई तो ये उत्तेजित हुआ, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब ये PS1 पहले कौन उत्तेजित होता है, पहले PH सेकेंड उत्तेजित होता है। मैं यहाँ सेकेंड लिख देती हूँ और यहाँ पे फर्स्ट कर देती हूँ, है ना। पहले कौन कौन उत्तेजित होता है, पहले PH सेकेंड उत्तेजित होता है। क्यों सेकेंड उत्तेजित होता है, जरा सोचो, इस बात को सोचो भाई। हम कह रहे हैं कि ये तो 680 पे ही उत्तेजित हो जाता है ना, इसको तो ज्यादा चाहिए। ज्यादा वाला तो जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तब उत्तेजित होगा, 700 पर पहुंचेगी। ये तो पहले ही हो गया। तो ये जैसे ही लाइट इस पे आती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और किसको दे देता है, प्राइमरी ग्राही को, है ना, प्राथमिक ग्राही को दे देता है। प्राथमिक ग्राही है ये, संरचना हम पढ़ चुके हैं। ये कौन है, प्राथमिक ग्राही। ये प्राथमिक ग्राही, देखो एनसीईआरटी में बीच की ये जो कहानी अब मैं लिखने वाली हूं वो नहीं दे रखी है, लेकिन आपको मैं बस एक आइडिया के लिए बता रही हूं। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली बस ऐसे एरो बता के भी बता सकते हैं। देखो ये प्राथमिक ग्राही जो होता है ना, ये PQ को देता है। ये है प्लास्टोक्विनोन, लिखते जाओ कहीं साइड में, प्लास्टोक्विनोन कहते हैं। PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, प्लास्टोक्विनोन से ये जाता है साइटोक्रोम B6F पे, B6F से ये जाता है PC पे, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोकाइनिन, B6F, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, PS1 में। PS1 को सनलाइट तो मिल ही रही है, प्लस ये अपना इलेक्ट्रॉन और दे देता है, तो इसको 700 नैनोमीटर की लाइट मिल जाती है और ये उत्तेजित हो जाता है। ये भी उत्तेजित होकर अपना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। चलो निकलो। यहां पे भी एक क्या होगा, वैसा ही, क्योंकि दोनों की संरचना तो समान है। प्राथमिक ग्राही होगा, प्राथमिक ग्राही जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। वैसे यहाँ पे FeS होता है ना। प्राथमिक ग्राही का नाम क्या है, FeS, आयरन सल्फाइड होता है। लेकिन बहुत साल पहले ये सवाल पूछा था, अब तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तो पूछता ही नहीं है। ठीक है, समझ गए। इसने इसको दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर, देखो बॉल बॉल खेल रहे हैं ये। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने PQ को दिया, PQ ने CP साइटोक्रोम B6 को दिया, साइटोक्रोम ने PC को दिया और साइटोक्रोम C ने इसको दे दिया। ठीक है, अब ये इसको मिल गया PS1 को। PS1 ने इलेक्ट्रॉन को फिर धक्का दिया कि मेरा बार भी ज्यादा हो गया, लो ये ले लिया। अब ये क्या करता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, उसमें वहां पड़ा होता है NADP। हमने रिएक्शन में शुरू में लिखा था ना कि NADP पहले से ही होता है, यहाँ पे NADP है। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, NADP को मिल जाता है। अभी तक की कहानी हम इतनी ही पढ़ेंगे, वैसे इसके आगे भी है लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। NADP को मिल जाता है क्योंकि NADPH2 बनाना है ना, यहीं से बनेगा NADPH2। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो बॉल बॉल खेलते खेलते कहाँ पे गया, अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंचा इसके पास। ये क्या है, ये फेरेडॉक्सिन है। क्या है ये, फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन है, उसको मिलता है इलेक्ट्रॉन, फेरेडॉक्सिन को मिलता है।
Fe, फेरेडॉक्सिन को मिलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था वो आगे से आगे जा रहा है, कभी इसके पास वापस आया नहीं। आया क्या, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया और चला गया, अल्टीमेटली उसका लाइफ बंद हो गई, है ना, NADPH को मिल गया। क्या वो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आया? नहीं आया। तो इसीलिए ये क्या है, एसाइक्लिक है, यानी कि नॉन साइक्लिक है, अचक्रीय है। समझ गए अचक्रीय क्यों है? सुनो परिभाषा को। PS1 और PS2, या पहले PS2 लिख दो, PS2 और PS1 जब दोनों प्रकाश तंत्र एक साथ काम करते हैं तो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड से PS1 में और अंततः फेरेडॉक्सिन को चला जाता है तथा वापस लौटकर कभी PS सेकेंड को नहीं मिलता। इस प्रकार उत्तेजित इलेक्ट्रॉन के वापस नहीं लौटने के कारण इसे अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये कहाँ हो रहा है? यह ग्रेना में हो रहा है। लिख ली परिभाषा, वैसे आगे मैंने वहां लिख दी थी, है ना। दूसरा ये देखो, इसमें क्या है, ये अकेला बेचारा कमजोर PS1, इसके पास PS1 को पहले तो कितनी चाहिए, 700 चाहिए क्लोरोफिल A को, इसके पास के इलेक्ट्रॉन ये रहे, बस वही लाइट आई। ये कहाँ है? स्ट्रोमा लेमिला में। स्ट्रोमा लेमिला में सिर्फ PS1 होता है, ये लिख दिया है मैंने ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ, उत्तेजित होके ये डायरेक्ट किसको दे देता है? फेरेडॉक्सिन को दे देता है। फेरेडॉक्सिन को दे देता है। ये फेरेडॉक्सिन वापस इस इलेक्ट्रॉन को इसको पहुंचा देता है। क्यों पहुंचा देता है? क्योंकि भाई यहाँ पे जो फेरेडॉक्सिन है वो तो NADP को ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे NADP सिंथेसिस है। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रोमा लेमिला में PS1 ही पाया जाता है, इसमें NADPH सिंथेसिस नहीं है। मतलब इस NADP से NADPH बनाने वाला सामान इसके पास नहीं है, फेरेडॉक्सिन है बस इसके पास क्या है? सिर्फ फेरेडॉक्सिन। अब ये फेरेडॉक्सिन करेगा क्या उस इलेक्ट्रॉन का? क्योंकि ये फेरेडॉक्सिन तो NADP को बना दे देगा और NADPH बना लेगा, लेकिन इसके पास तो कोई है ही नहीं, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ जाता है। क्या बना? स्ट्रोमा लेमिला में पाए जाने वाले प्रकाश तंत्र 1 PS1 से उत्तेजित हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः PS1 को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए इसे चक्रीय फास्फोरिलेशन कहते हैं। चक्रीय फास्फोरिलेशन या चक्रीय फास्फोरिलेशन कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? अचक्रीय। ये साइक्लिक है और वो नॉन साइक्लिक है। अब एक और चीज सुनो, बहुत मजेदार वाली। यहां पे NADPH है तो वो किस में बदल जाएगा? NADPH में बदल जाएगा, NADP से NADPH में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो NADP है ही नहीं, तो NADP भी नहीं है, होगा तो भी NADPH में बदल नहीं सकता, क्योंकि इसके पास कौन सा एंजाइम नहीं है? ये वाला एंजाइम नहीं है। अब PS1 और PS2 की एक और कहानी कि चक्रीय और अचक्रीय में क्या फर्क है, ये एक और सुन लो। इसमें क्या बनता है? इसमें NADPH बनेगा, ATP बनेगा और ऑक्सीजन भी बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। जबकि यहाँ पे सिर्फ ATP बनता है और कुछ भी नहीं, ना तो NADPH बनेगा ना ऑक्सीजन बनेगी। ये चक्रिक और अचक्रिक में फर्क है। समझ गए? मेरे हिसाब से मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है, इससे बेटर मैं आपको लगता नहीं समझा सकती हूँ। ठीक है, लिखी हुई जो कहानी थी अब आपको समझ में आई क्या कह रहा था। ये लिखा हुआ कि जो 61 को करता है ये कर देता है, उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब दो फोटो सिस्टम, कौन कौन से? PS सेकेंड और PS1 दोनों काम करते हैं तो इस प्रक्रिया को अचक्रिक फोटो फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। वही लिखा है हमने, ये देखो
ये जब दोनों काम करते हैं तो अचक्रीय बनता है, जबकि एक अकेला काम करता है तो चक्रीय बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस उसके पास आ जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे साइकिल कंप्लीट नहीं है, ये ऐसे गया, बॉल बॉल खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वापस कभी नहीं आएगा, जो गया सो गया। ठीक है, चलो, लेकिन ये काम का है ज्यादा। PS1 तो मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट, तो PS सेकेंड ही है। PS1 से तो भाई वापस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ATP बन रही है, NADPH तो बन ही नहीं रहा, और हमें तो दोनों चाहिए, ATP भी चाहिए, NADPH भी चाहिए, इसीलिए तो लाइट रिएक्शन करवा रहे हैं। तो मेन काम तो ग्रेना में ही हो रहा है, स्ट्रोमा लेमिला तो सिर्फ ATP दे रहा है। ठीक है, चलो, ATP तथा NADPH H+ दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रभाव द्वारा संश्लेषित होते हैं, इसमें दोनों संश्लेषित हो रहे हैं। जबकि PS1 में क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोटो सिस्टम में घूमता रहता है और फोटोफॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय होता है, वापस आ जाता है। इसमें क्या कमी है, इसमें क्या नहीं बनेगा, इसमें केवल ATP का संश्लेषण होता है, ये लिख दो। क्यों ATP होता है, क्योंकि इसके पास NADPH सिंथेसिस ही नहीं है, NADP बना ही नहीं सकता। इसमें दोनों बन रहे हैं, ठीक है, इसमें दोनों बन रहे हैं, ये वाले में NADPH भी बनेगा और ATP भी बनेगी, और ऑक्सीजन तो बन ही रहा है। ठीक है, चलिए ये देखो, ये बुक वाला डायग्राम है, ये रहा फोटो सिस्टम सेकेंड, ये रहा फोटो सिस्टम 1। ये आपको दे रखे हैं LH, मतलब वही लाइट हार्वेस्टिंग। अब इसने गोले नहीं बना रखे, आप गोले बना के बनाओ जैसे मैंने बनाया है। तो सारों ने किसको दे दिया, क्लोरोफिल A को दे दिया, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ, इलेक्ट्रॉन परिवहन हुआ। मैंने कहा था आपकी बुक में PQ PC कुछ नहीं दे रखा, आप चाहे तो बनाए, नहीं तो डायरेक्टली ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, और ये भी डिपेंड करेगा आपके स्कूल में इसको कैसा बनवाया है। ये यहाँ से गया, किसको दे दिया, PS1 को, फोटो सिस्टम 1 को दे दिया इसने। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 है ये, फोटो सिस्टम 1 उत्तेजित हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और किसको दे दिया, NADPH को, NADP को दे दिया, NADP ने NADPH2 बना लिया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कभी वापस आया ही नहीं। PS1 में क्या होता है, लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन का क्लोरोफिल जो है कौन सा 700 वाला, वो उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है। सिर्फ क्या बनती है, ATP बनती है, NADPH नहीं बनता। यहाँ पे देखो ATP भी बन रही है, ये रही, और NADPH भी बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ ATP बन रही है, NADPH नहीं बन रहा, क्योंकि उसके पास वो एंजाइम नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन वापस लौट के बुद्धू घर को आए। PS1 में बुद्धू जो है वो लौट के घर पे आ जाता है, क्या करके, सिर्फ ATP बना के, और ये पूरा काम करके आता है। तो इसीलिए ये क्या है, ये तो हो गया आपका चक्रीय, और ये हो गया अचक्रीय। अब ये जल वल की बातें मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी हमने लाइट रिएक्शन को पूरा पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हम फोटो सिस्टम 1 2 की बातें कर रहे हैं, चक्रीय अचक्रीय की बातें कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया है आपको। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, और इसको 1-2 बार देखें, समझें, उसके बाद ही नेक्स्ट पे जाएं, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए